दोस्तों ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये केवल इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हो पाया है। लेकिन अब तक हम लोग ट्रेडिशनल तरीके का इंटरनेट ही इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे कि इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह तक ऑप्टिकल फाइबर से पहुंचाया जाता है। जैसा कि आप सभी इस तस्वीर में देख ही सकते हो कि पूरी दुनिया में ये सभी लाइंस बिछाई गई है जो आपको नजर आ रही है। ये सभी ऑप्टिकल फाइबर्स की केबल्स हैं जो कि पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करती है। इस ट्रेडिशनल तरीके में या तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट केबल आपके घर से कनेक्ट होती है या फिर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के टावर्स आपके एरिया में लगाए जाते हैं, जिससे कि ये ऑप्टिकल फाइबर्स केबल जुड़ी हुई होती है। लेकिन अब इंटरनेट का ये तरीका अब बदलने वाला है, क्योंकि स्पेसएक्स कंपनी और वन वेब कंपनी 2020 तक अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने वाले हैं, जिससे कि दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट को एक्सेस कर पाना आसान होगा। बस आप लोगों के पास इन कंपनी के लैंड रिसीवर डिवाइस होने चाहिए, और दूसरा जिस पर कि आप इंटरनेट को एक्सेस करेंगे आपके पास वो डिवाइस होना चाहिए। आज के समय में दुनिया के केवल 40% आबादी इंटरनेट से जुड़ी है और बाकी की 60% आबादी को अभी भी इंटरनेट से जुड़ना बाकी है, क्योंकि उन सभी इलाकों में अभी भी इंटरनेट प्रोवाइडिंग हार्डवेयर नहीं है। यानी कि जैसी आप एक केबलें देख रहे थे, ये सभी केबल्स उन इलाकों में बिछी हुई नहीं है, मतलब है कि वहां तक पहुंची नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन टावर भी वहां पर मौजूद नहीं है। तो इस नए तरह के इंटरनेट में हजारों सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाएगा, जिनमें से कि कुछ सैटेलाइट्स को अभी तक भेजा भी जा चुका है। तो आज इस वीडियो में हम इसी नए तरह के एडवांस इंटरनेट के बारे में बात करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या इस नए तरह के इंटरनेट टेक्नोलॉजी से एग्जिस्टिंग कंपनी को कोई नुकसान होगा या फिर नहीं, और इस नए तरह के सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड कितनी होगी और कॉस्ट कितनी होगी। इन सभी चीजों के बारे में भी आज इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहें। आपको आज बहुत सी नई बातें जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात आती है कि क्या ये आइडिया केवल इलॉन मस्क को ही आया था या फिर वनवेब कंपनी को ही आया था। तो ऐसा नहीं है। इलॉन मस्क से पहले सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इस आइडिया पर पहले भी 2 कंपनियां काम कर चुकी है, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी की काफी ज्यादा कमी थी और हार्डवेयर भी उतना ज्यादा एडवांस नहीं था। इरिडियम और ग्लोबल स्टार 2 ऐसी कंपनियां थी जो कि सन 2000 में इस सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से बैंकरप्ट हो गई थी। और फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा फंडेड टेलीडेस्क सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी भी सन 2002 में बैंकरप्ट हो गई थी, जो कि इसी तरह के आइडिया पर काम कर रही थी। तो उसके बाद से इस आइडिया पर किसी और कंपनी ने ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन सन 2012 को ग्रेग वाइलर ने वन वेब कंपनी की शुरुआत की, जिसका अल्टीमेट गोल है दुनिया के हर एक कोने को सैटेलाइट इंटरनेट से जोड़ना। इस कंपनी का टारगेट 2021 तक सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड के हर एक कोने में पहुंचाना है, जिसके लिए कि शुरुआती समय में वो लोग 648 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में यानी कि 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर डिप्लॉय करने वाले हैं, जिससे कि दुनिया के ज्यादातर हिस्से कवर हो जाएंगे। तो वन वेब कंपनी पहले वर्ल्ड व्यू के नाम से जानी जाती थी। वर्ष 2014 को इस वर्ल्ड व्यू कंपनी को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की मंजूरी मिल गई थी। फिर 2014 में ये खबर आ रही थी कि वर्ल्ड व्यू कंपनी की सैटेलाइट लॉन्चिंग रॉकेट स्पेसएक्स के साथ बात चल रही है, और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि स्पेसएक्स ही वर्ल्ड व्यू के लिए सैटेलाइट को लॉन्च करेगी और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी करेगी। लेकिन वर्ष 2015 आते आते स्पेसएक्स कंपनी की तरफ से वर्ल्ड व्यू कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं आई। तो वर्ल्ड व्यू कंपनी भी अपने इस प्रोग्राम को और डिले नहीं करना चाहती थी। तो 2015 को इस कंपनी का नाम बदलकर वन वेब रखा गया, और उसी वर्ष वन वेब कंपनी को वर्जिन ग्रुप और क्वेलकम कंपनी से $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली थी। ये वर्जिन ग्रुप वही वर्जिन ग्रुप है जिसने की स्पेसएक्स की कंपनी हाइपरलूप में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब क्योंकि वन वेब कंपनी को एक सैटेलाइट बनाने की कीमत लगभग $1 मिलियन के करीबन पड़ रही थी, जिसके लिए कि उन्होंने मार्केट में अवेलेबल सभी सैटेलाइट बनाने वाले कंपनियों के लिए बिडिंग सिस्टम रखा था। यानी कि जो भी कंपनी वन वेब कंपनी के लिए सस्ते में वो इंटरनेट सैटेलाइट बनाएगी, तो वन वेब कंपनी सभी सैटेलाइट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को दे देगी। तो इस बिडिंग की रेस में एयरबस डिफेंस सिस्टम कंपनी, लॉकहीड स्पेस सिस्टम, OHBSC, SSL और थैलेक्स एलिना स्पेस कंपनी शामिल थी। लेकिन अंत में एयरबस कंपनी ने इस बिडिंग को जीत लिया। तो वन वेब कंपनी ने पहले तो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी को कुछ सैटेलाइट बनाने के लिए कहा, और बाद में 648 सैटेलाइट का कॉन्ट्रैक्ट भी एयरबस कंपनी को ही दे दिया। और जहां पर एक सैटेलाइट को बनाने की कीमत लगभग $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ के आसपास थी।
जिसमें OneWeb कंपनी ने 2015 में ये अनाउंस किया कि वह लोग 2017 में इस सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग करेंगे। तो उसके कुछ ही दिनों बाद 2015 को इलॉन मस्क ने भी अनाउंस कर दिया था कि स्पेसएक्स के अंडर वो लोग भी स्टारलिंक नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जो कि सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड होगा। तो अब तक जहां स्पेसएक्स कंपनी द्वारा वर्ल्ड व्यू यानी कि OneWeb कंपनी में किसी तरह की इन्वेस्टमेंट का कोई प्रपोजल नहीं आया था, तो इलॉन मस्क ने अलग से ही स्टारलिंक नाम का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। और इलॉन मस्क ने यह भी अनाउंस कर दिया कि वो लोग लगभग 12,000 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिटल में डिप्लॉय करेंगे और 2020 में ये सेवाएं यूएसए और कनाडा के नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। तो जहां OneWeb ने 2021 तक सेवाएं देने का वादा किया था और मात्र 648 सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की है, तो वहीं स्पेसएक्स इस मामले में OneWeb कंपनी से कई गुना आगे निकल चुका है। और इलॉन मस्क ने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट में तकरीबन $10 बिलियन का यानी कि 70,000 करोड़ का खर्चा आएगा। और जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो अनुमान लगाया जा रहा है कि स्पेसएक्स इस स्टारलिंक प्रोग्राम से सालाना 30 से $50 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेगा। और इस पैसे को इलॉन मस्क द्वारा मार्स मिशन पर खर्चा जाने की प्लानिंग की जा रही है। 2022 में स्पेसएक्स का पहला स्टारशिप मार्स की तरफ रवाना होगा, जिसमें कि मार्स पर कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट भेजे जाएंगे और 2024 में 20 इंजीनियर और साइंटिस्ट का पहला क्रू मार्स पर भेजा जाएगा। तो उस मिशन के लिए पैसा इसी स्टारलिंक इंटरनेट टेक्नोलॉजी से कमाया जाएगा। वर्ष 2016 में OneWeb कंपनी को $1 बिलियन की अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट सॉफ्टबैंक कंपनी के द्वारा मिली और ये सॉफ्टबैंक जापान के बड़े बैंकों में से एक है। इस 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ ही OneWeb कंपनी में 40% स्टेक सॉफ्टबैंक के हो गए और सॉफ्टबैंक इसमें OneWeb कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। और उसी वर्ष 2016 को पुराने इन्वेस्टर्स यानी कि वर्जिन ग्रुप और क्वेलकम एयरबस ने भी $200 मिलियन की अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट OneWeb कंपनी में कर दी, जिस वजह से कि बिना किसी लॉन्च के अब तक OneWeb कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू $1.7 बिलियन यानी कि 12,000 करोड़ पहुंच चुकी थी। क्योंकि स्पेस में इस तरह के कंपटीशन को देखते हुए और जब फिर स्पेसएक्स ने अनाउंस किया कि वो लोग 12,000 सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं और फिर जब स्पेसएक्स ने स्पेक्ट्रम के लाइसेंस के लिए अपील की तो वहां एक दिक्कत सामने आने लगी, क्योंकि इस समय धरती के ऑर्बिट में तकरीबन 23,000 से अधिक डिब्री यानी कि कचरा धरती का चक्कर लगा रही है और इस 23,000 डिब्री में 2,000 से अधिक पहले से भेजे गए एक्टिव सैटेलाइट्स, डेड सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और रॉकेट बूस्टर मौजूद है। स्पेस में इतना ज्यादा कचरा होने की वजह से पहले ही स्पेस में सैटेलाइट डैमेज होने के खतरे बने रहते हैं और बहुत बार ये कचरा ISS को भी यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी टकरा चुका है। और उसके बावजूद फिर 12 से 15,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजने वाले हैं, तो धरती के ऑर्बिट में सैटेलाइट्स और स्पेस डिब्री का ये लोड काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और कोलिजन के रिस्क भी कई गुना अधिक बढ़ जाएंगे। तो सिंपल भाषा में कहें तो पूरे के पूरा सैटेलाइट सिस्टम ही कोलैप्स हो सकता है। तो उसी चीज को देखते हुए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने केवल एक शर्त पर स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने की मंजूरी दी है कि हर एक नए सैटेलाइट लॉन्च पर प्राइवेट कंपनी को एक पुराने डेड सैटेलाइट या फिर स्पेस डिब्री को स्पेस से कम करना होगा। यानी कि स्पेस में नए सैटेलाइट की अनुमति तभी दी जाएगी जब कंपनी स्पेस डिब्री को कम करेगी, यानी कि एक नए सैटेलाइट लॉन्च के बदले एक पुराने सैटेलाइट को स्पेस से हटाना होगा। तो दोनों ही कंपनी इस बात पर सहमति कर दी कि वह लोग इस स्पेस डिब्री को कम करेंगे। 2018 में ही OneWeb कंपनी ने अपना पहला टेस्ट सफलतापूर्ण कर दिया था और उसके रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर निकले और स्पेसएक्स ने भी 2016 में अनाउंस कर दिया था कि 2017 में वो लोग भी अपना पहला टेस्ट कर लेंगे। लेकिन जो धरती पर इस सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को रिसीव करेगा यानी कि रिसीवर, वो स्पेसएक्स 2017 तक नहीं बना पाया था। असल में उन्होंने रिसीवर तो बना लिया था, लेकिन स्पेसएक्स ऐसा रिसीवर बनाना चाहती थी ताकि कॉमन लोग भी उस रिसीवर को खरीद पाए, यानी कि अफोर्डेबल हो। तो उस अफोर्डेबल रिसीवर को बनाने के लिए एक और साल लग गया और 2018 को वो $200 यानी कि 15,000 रुपए का रिसीवर बनकर तैयार हो गया। और ये स्क्रीन पर जो आप ये देख पा रहे हो, तो ये रिसीवर कुछ इस तरह से दिखता है और इसे आप लोग अपने घर पर, गाड़ी की छत पर, बस पर, ट्रेन पर, एरोप्लेन पर या फिर बोट पर कहीं पर भी लगा सकते हो और सैटेलाइट इंटरनेट का भरपूर आनंद ले सकते हो। फिर चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, केवल आपके पास ये सैटेलाइट इंटरनेट रिसीवर होना चाहिए
जब स्पेसएक्स ने स्पेस डिब्री को कम करने की बात पर हामी भरी, फिर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की तरफ से 7500 सैटेलाइट के स्पेक्ट्रम की मंजूरी स्पेसएक्स को मिल चुकी थी और इन 7500 सैटेलाइट्स को स्पेसएक्स 400 से 1200 किलोमीटर की हाइट पर डिप्लॉय करने वाले हैं और इन 7500 सैटेलाइट्स को स्पेसएक्स धरती से 340 किलोमीटर की हाइट पर और 1600 सैटेलाइट्स को 550 किलोमीटर की हाइट पर और बाकी के 2800 सैटेलाइट्स को 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर डिप्लॉय करने वाले हैं। 2018 को ही यूएसए की एयरफोर्स के साथ स्टारलिंक ने अपने 2 सैटेलाइट की टेस्टिंग की और इन 2 सैटेलाइट से C-12 मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन प्लेन में सिग्नल भेजे गए और शुरुआती समय की जो टेस्टिंग थी उसमें वो स्पीड लगभग 600 MB पर सेकंड थी और आपको मालूम होगा कि जो अभी 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है उसकी हाईएस्ट स्पीड 100 MB से 500 MB के बीच होगी, जबकि सैटेलाइट इंटरनेट की टेस्टिंग स्पीड 600 MB पर सेकंड है। तो मतलब है कि धरती पर नॉर्मल 5G के नेटवर्क से ये काफी ज्यादा तेज होने वाला है, क्योंकि 5G काम करेगा ऑप्टिकल फाइबर पे जिसमें कि ग्लास रिफ्लेक्शन का फिनोमेना काम करता है। वहीं स्टारलिंक में लेजर की मदद से सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाएगा और ये लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रेवल करेगा, क्योंकि आप लोगों को ये बात तो मालूम होगी ही कि स्पेस में लाइट की स्पीड ऑप्टिकल फाइबर में ग्लास फिनोमेना से कहीं ज्यादा होती है। तो जहां दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर है और दिल्ली से यूएसए लगभग 12,500 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अगर कोई दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति मैसेज मुंबई में किसी व्यक्ति के पास भेजना चाहता है और वो फेसबुक पर मैसेज भेजता है, तो हम अभी के लिए मान लेते हैं कि फेसबुक का सर्वर केवल यूएसए में है, तो अगर हम ट्रेडिशनल इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो ये मैसेज दिल्ली से पहले यूएसए जाएगा और यूएसए से वापस मुंबई आएगा। तो इस मैसेज को भेजने में लगभग उस मैसेज को 25,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और वहीं सैटेलाइट धरती से एवरेज 500 किलोमीटर की हाइट पर है, तो टोटल डिस्टेंस सैटेलाइट के केस में हो जाता है लगभग 26,000 किलोमीटर के आसपास। तो अगर हम लोग टोटल लेटेंसी की बात करें कि किस मीडियम में मैसेज सबसे पहले पहुंचेगा, तो ट्रेडिशनल इंटरनेट से उस मैसेज को दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 127 माइक्रोसेकंड का समय लगेगा और वहीं सैटेलाइट इंटरनेट से वो मात्र 87 माइक्रोसेकंड में पहुंच जाएगा। तो सैटेलाइट इंटरनेट से आप फेसबुक मैसेज लगभग 31% फास्टर स्पीड से दिल्ली से मुंबई पहुंचा पाओगे। दूसरा है कि जहां मुकेश अंबानी ने जियो का नेटवर्क खड़ा करने के लिए 1,50,000 करोड़ यानी कि $20 बिलियन का खर्चा किया और उससे भी केवल भारत तक की इसकी सेवाएं उपलब्ध होगी, जबकि सैटेलाइट इंटरनेट में स्पेसएक्स को 10 बिलियन यानी कि 70,000 करोड़ का खर्चा आने वाला है, जो कि मुकेश अंबानी द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से लगभग आधा है। और इस आधी इन्वेस्टमेंट में स्पेसएक्स पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ने वाली है, क्योंकि स्पेसएक्स के पास खुद की सैटेलाइट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी है और दूसरा कि उनके पास रियूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी भी है। तो OneWeb के मुकाबले वो काफी कम कीमत पर सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएंगे, क्योंकि स्पेसएक्स अब तक 240 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और अभी 2020 मार्च के महीने में स्पेसएक्स ने 60 और नए सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं और इस साल के अंत तक यानी कि 2020 के अंत तक इलॉन मस्क अपने इस इंटरनेट सेवाओं को कनाडा और यूएसए के नागरिकों के लिए उपलब्ध करने वाले हैं। वहीं जहां OneWeb ने 2021 को कमर्शियली लॉन्च करने की बात कही थी, अब OneWeb कंपनी भी कह रही है कि वो 2020 के अंत तक इंटरनेट को कमर्शियली लॉन्च कर देगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि दोनों ही कंपनी में से कौन इंटरनेट सेवाएं सस्ती प्रोवाइड करता है और उससे एग्जिस्टिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के बिजनेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट तो साल दर साल सस्ता ही होता जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल यानी कि NVC फैक्ट्स कार्ड को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।